फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबेरी। मुतरजम फातिमा रहमान। एपिसोड नंबर 2। हम में से बहुत से हैं, उसने सोचा, अजनबी लोग आते हैं और तुम्हें डराते हैं, हरासा करते हैं। ओ मेरे खुदा, अजनबी आते हैं और तुम्हारा दिल चीर कर रख देते हैं। वो आते हैं और तुम्हारा खून ले जाते हैं। वो आदमी थे कौन? मैंने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। आधा घंटा बीत गया। उस औरत में खून का धारा नया था और लगता था कि वो अपना काम कर रहा है। उसके रुखसार होंठ बनफशी होते थे, रंगों से भरे, तरोताजा और जिंदा। ये किसी और का खून था, और जैसे किसी और का ही गोश्त और दिमाग और याददाश्त हो। और अगर वो उसका दिमाग अपने साथ ले जाते और धोबी से धुलवा कर उसे खाली और साफ कर देते थे और उसे सुबह दे जाते। अगर वो उठा और पर्दे हटा दिए और खिड़कियों को खोल दिया, हवा को रास्ता मिल गया। सुबह के 2 बज रहे थे, यानी सिर्फ 1 घंटे पहले वो क्लैरिस मैकमिलन से गली में मिला और अंदर आया और अंधेरे कमरे में कांच की छोटी बोतल को ठोकर मारा। सिर्फ 1 घंटा गुजरा था। लफ्ज जैसे पिघल गए और अपनी असली शक्ल खोकर बदरंग होकर उभरे। क्लैरिस के घर से चांदी रंग के लॉन में हंसी की आवाजें गूंज रही थी। उसके माँ बाप और अंकल, जो इतनी खामोशी और संजीदगी से मुस्कुराए थे। सबसे बढ़कर ये कि उनकी हंसी में एक आराम और दिलकश एहसास था। वो किसी भी तरह जबरदस्ती की मुस्कुराहट नहीं लगती थी। उसका घर रात के वक्त कितना रोशन था, जबकि बाकी घरों में अंधेरा छाया हुआ था। मोन्टाग ने बातों की आवाजें सुनी। बातें, 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 जैसे बातों का जाल था। मोन्टाग फ्रांसीसी खिड़कियों से बाहर निकला और लॉन अबूर करके गया। बिना सोचे समझे वो उसके घर के बाहर, जिससे बातों की आवाज आती थी, साए में खड़ा हो गया। और वो ये सोच रहा था कि उसे दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए या सरगोशियां, बल्कि राजदाराना अंदाज में कहना चाहिए, मुझे अंदर आने दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ जो कुछ तुम लोग कह रहे हो। लेकिन वो खड़ा रहा। वहां बहुत सर्दी थी और उसका चेहरा बर्फ जैसे सर्द हो रहा था। वो एक आदमी की आवाज सुन रहा था। ठीक है, वैसे भी ये ऐसा खुदगर्जी वाला वक्त है जिसमें एक दूसरे का इस्तेमाल ही किया जाता है। 4 दिन इकट्ठे गुजार दो, हंस बोल लो, और फिर मौका मिलते ही मतलब निकाल कर छोड़ दो। मोन्टाग वापस अपने घर चला गया, खिड़की खुली छोड़कर। उसने मैड्रिड का जायजा लिया, एहतियात से उसका कंबल ठीक किया और फिर लेट गया। उसके रुखसार की हड्डियों पर चांदनी फैली थी। चांद उसकी आंखों पर चुभती थी। उसने आंखें मूंद लीं। बारिश का पहला कतरा, क्लैरिस। एक और कतरा, मैड्रिड। तीसरा कतरा, क्लैरिस के अंकल। चौथा कतरा, आज रात की आग। एक क्लैरिस, दो मैड्रिड, तीसरा अंकल, चौथा आग। एक मैड्रिड, दो क्लैरिस, एक, दो, तीन, चार, 5 क्लैरिस, मैड्रिड, अंकल, आग। नींद की गोलियां। आदमियों, खुदगर्ज वक्त, मतलब निकालना। क्लैरिस, मैड्रिड, अंकल, आग, गोलियां। खुदगर्ज वक्त, तलब निकालना। 1, 2, 3। बारिश, तूफान, अंकल की हंसी की आवाज। सीढ़ियों से तूफान का नीचे आना, जैसे पूरी दुनिया बह रही हो, आग का एक ज्वालामुखी बन रहा हो। हर चीज घूमती हुई नीचे आ रही हो और उसे बहाते हुए सुबह की तरफ ले जा रही थी। मैं कुछ नहीं जानता, उसने कहा, और खुद को नींद की वादी के सुपुर्द कर दिया। सुबह के 9 बज रहे थे और मैड्रिड का बिस्तर खाली था। मोन्टाग झटके से उठा। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। वो भागता हुआ नीचे आया और बावर्ची खाने के दरवाजे पर रुक गया। टोस्ट टोस्टर से उछल कर निकले थे और एक मकड़ी जैसी मशीन के हाथ ने टोस्ट को पकड़ा था और उस पर पिघला हुआ मक्खन लगाने लगा। मैड्रिड ने मक्खन लगाया तो उसे अपनी प्लेट में आते हुए देखा। उसके दोनों कानों पर नन्ही नन्ही सीपियां लगी थी। उसने सर उठाया और उसकी तरफ देखा, सवालिया अंदाज में सर हिलाया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। वो 10 सालों से मुसलसल अपनी छोटी छोटी सीपियों की सुन रही थी, इसलिए वो होंठ पढ़ने में माहिर थी। उसने इस बात में सर हिलाया और एक और टोस्ट लेकर टोस्टर का बटन दबाया।
مونٹاگ بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، پتہ نہیں کیوں پر مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تم؟ میں بھوکی ہوں۔ پچھلی رات، اس نے پھر شروع کیا، ٹھیک سے سو نہیں پائی، بھیانک محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے کہا، اف خدایا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ پچھلی رات، اس نے پھر کہنا چاہا۔ اس نے بغور اس کے ہونٹوں کو دیکھا۔ کل رات کے بارے میں کیا؟ تمہیں یاد نہیں؟ کیا؟ کیا ہم نے کوئی پارٹی رکھی تھی؟ میرا سر پھٹ رہا ہے، اف خدایا مجھے بھوک لگی ہے۔ کون کون آیا تھا؟ کچھ لوگ، اس نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنا ٹوسٹ چبایا، دہتا ہوا پیٹ اور، لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہے، جیسے سب کچھ نکال لیا گیا ہو۔ کہہ دو کہ میں نے پارٹی میں کوئی بے وقوفی نہیں کی۔ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ مکڑی جیسے مشینی ہاتھ نے اس کی پلیٹ میں ایک مکھن لگا ٹوسٹ رکھا، جسے اس نے احسان مندی سے اٹھا لیا۔ تم اپنے آپ میں نہیں لگ رہے، اس کی بیوی نے کہا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور ہر سو ایک گہری قہر سی چھائی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ لائٹر کے نشان والا بیج تھا جسے وہ پہن رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑا کافی دیر تک دھات کی جالی کو سر اٹھا کر دیکھتا رہا۔ اس کی بیوی نے دیوار گیر ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کی نظروں میں دیکھا اور کہا، تم کچھ سوچ رہے ہو؟ ہاں، اس نے کہا، میں ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ تم نے کل رات ساری گولیاں نگل لیں۔ میں ایسا نہیں کروں گی، اس نے کہا حیرانگی سے۔ بوتل خالی تھی، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ بلکہ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس نے پوچھا۔ شاید تم نے 2 گولیاں لیں اور پھر بھول گئی، اس لیے تم نے 2 مزید لیں اور پھر بھول گئی، اور پھر 2 اور لے لیں، اور تم نے نشے میں ڈبی خالی کر دی، 32 اور 40، یہاں تک کہ پوری بوتل۔ اوہ، اس نے کہا، میں ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں کیا، اس نے کہا، اور کبھی مر کر بھی ایسا نہیں کروں گی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اس عورت نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ اپنے ڈرامے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مونٹاگ کی دنیا میں دیوار گیر ٹیلی ویژن ہے، چھت سے زمین تک، اور ان میں ایسے پروگرام چلتے ہیں جن میں ناظرین کو مکالمہ بولنا ہوتا ہے۔ مونٹاگ کے لیے یہ پروگرام بے معنی اور وقت کا ضیاع ہے، جبکہ اس کی بیوی میلڈرڈ دیوانی ہے۔ آج شام کیا ہوگا؟ اس نے تھکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس نے اپنے ڈرامے کی اسکرپٹ پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، آج صبح ہی مجھے اسکرپٹ ملی ہے۔ اس نے ڈرامہ لکھتے وقت ایک حصہ چھوڑ دیا۔ یہ لکھنے کا نیا انداز ہے، گھریلو عورت ہے جو کہ میں ہوں، اور جب میرے بولنے کا وقت آئے گا تو وہ تینوں میری طرف دیکھیں گی اور مجھے خود سے کوئی بات کہنی ہوگی۔ مثلاً اگر آدمی نے کہا کہ ہیلن، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ اسٹیج کے درمیان میں بیٹھا ہوگا اور میری طرف دیکھے گا، اور میں کہوں گی وہ ٹھہری اور کاغذ پر انگلی پھیری۔ میرے خیال سے یہ عمدہ رہے، اور پھر باقی ڈرامہ چلتا رہے گا جب تک کہ وہ دوبارہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، کیا تم اس سے متفق ہو ہیلن؟ اور میں کہوں گی، بالکل، یہ مزے کا ہے نا؟ وہ حال کمرے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ خاموش رہا۔ بہت مزہ آئے گا، اس نے خود ہی کہا۔ یہ ڈرامہ کس بارے میں ہے؟ ابھی تو بتایا، اس میں روتھ، باپ اور ہیلن نام کے 3 کردار ہیں۔ اچھا، اس میں مزہ آئے گا، پر اس سے بھی زیادہ مزہ آتا اگر ہم چوتھی دیوار پر بھی ٹیلی ویژن لگوا سکتے۔ پتہ نہیں کب ہم اتنے پیسے جمع کروا لیں گے کہ چوتھی دیوار پر بھی ٹیلی ویژن لگوا سکیں، جبکہ یہ صرف $2000 کا ہی تو ہے۔ یہ میری سالانہ تنخواہ کا 1/3 ہے۔ صرف $2000 ہی تو ہیں، اس نے کہا، اور میرے خیال سے تمہیں میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگر یہاں چوتھا ٹیلی ویژن ہو تو ہمارا گھر بھی باقیوں جیسا لگتا، اور ویسے بھی ہم کچھ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تیسرا ٹیلی ویژن لینے کے لیے بھی ہمیں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑی تھیں۔ اسے صرف 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں، یاد ہے؟ تم نے اتنا ہی کرنا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھے اسے دیکھتی رہی۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔
اس نے کہا، پھر رکا اور پلٹا۔ اس کا اختتام کیسا ہے؟ میں نے ابھی پورا نہیں پڑھا۔ وہ آیا، آخری صفحہ پڑھا، سر ہلایا، صفحہ بند کیا اور واپس پلٹ گیا۔ وہ گھر سے باہر بارش میں چلا گیا۔ بارش آہستہ ہوتی جا رہی تھی اور لڑکی سڑک پر سر اٹھائے چل رہی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور مونٹاگ کو دیکھ کر مسکرائی۔ ہیلو، اس نے ہیلو کا جواب دیا اور کہا، کیا کر رہی ہو؟ بارش سے لطف اندوز ہو رہی ہوں اور مجھے اس میں چلنا پسند ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں یہ پسند کروں گا۔ کوشش تو کریں، شاید آپ کو اچھا لگے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بارش کا تو ذائقہ بھی میٹھا ہے۔ تو تم کیا ادھر ادھر کچھ بھی کھاتی رہتی ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں، کبھی کبھار تو 2 بار۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ کیا اس میں کچھ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرے خیال سے یہ اس سال کا آخری گل قاصدی ہے۔ باغیچے میں صرف ایک یہ ہی تھا۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ اسے اپنی ٹھوڑی پر رگڑنا چاہیے؟ اس نے اپنی ٹھوڑی چھوئی اور ہنسی۔ کیا؟ پھول کے مس ہونے کا مطلب ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ وہ دیکھنے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ تو اس نے کہا، اب آپ کی باری۔ یہ مجھ پر کام نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے وہ حرکت کرتا، کلیرس نے پھول اس کی ٹھوڑی تلے رگڑا اور ہنسی۔ سیدھے کھڑے رہو۔ پھر؟ اس نے پوچھا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اس نے کہا۔ تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، پر لگتا تو ایسا ہی ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے حتی المکان کوشش کی کہ اس کے چہرہ اس کی بات کی عکاسی نہ کرے۔ مجھے آپ ایسے مت دیکھو۔ سارا قصور گل قاصدی کا ہے، اس نے کہا۔ تم یہ خود پر استعمال کر رہی ہو، اسی لیے اب یہ مجھ پر کام نہیں کیا۔ واقعی میں ایسا ہی ہے۔ میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بہت ناراض ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے اس کی کوہنی چھوئی۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں ناراض نہیں ہوں، سب ٹھیک ہے۔ مجھے جانا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو مجھ پر غصہ آئے۔ میں غصے میں نہیں ہوں، نہ ہی ناراض ہوں۔ ٹھیک؟ جی۔ مجھے اب جانا ہوگا۔ ماہر نفسیات کے پاس میں اپنی باتیں بولتی رہتی ہوں، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں ایک پیاز کی طرح ہوں، اس لیے میں اسے اپنی پرتیں چھیلنے دیتی ہوں۔ میرا ماننا ہے تمہیں ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، مونٹاگ نے کہا۔ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا نا، ہے نا؟ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور خارج کی اور بالآخر بول ہی پڑا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرا ماہر نفسیات جاننا چاہتا ہے کہ میں جنگلوں میں کیوں گھومنے جاتی ہوں اور پرندوں کو کیوں دیکھتی ہوں اور تتلیاں اکٹھی کیوں کرتی ہوں۔ میں آپ کو اپنی تتلیاں دکھاؤں گی؟ ضرور۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں سارا وقت کیا کرتی رہتی ہوں، تو میں یہ بتاتی ہوں کہ میں بیٹھ کر سوچتی ہوں، پر میں یہ نہیں بتاتی کہ کیا سوچتی ہوں۔ ویسے کبھی کبھی بتا بھی دیتی ہوں۔ مجھے پسند ہے اپنے سر کو پیچھے گرا کر بالکل ایسے، اور بارش کو ایسے منہ میں گرنے دینا۔ اس کا ذائقہ شراب جیسا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں، میں نے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ہاں۔ اس نے اس بارے میں سوچا۔ ہاں، میں نے کر دیا۔ خدا جانے کیوں تم عجیب سی ہو، مجھے پریشان کر دیتی ہو۔ اس کے باوجود تمہیں معاف کرنا آسان ہے۔ تم نے کہا تم 17 سال کی ہو؟ اگلے ماہ۔ میری بیوی 30 سال کی ہے، اور تم بعض اوقات اس سے زیادہ بڑی دکھتی ہو۔ اتنی عجیب اور انوکھی بات ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ مسٹر مونٹاگ، آپ خود بھی عجیب انسان ہیں۔ میں بھی بعض اوقات بھول جاتی ہوں کہ آپ ایک فائر مین ہیں۔ اب کیا میں آپ کو غصہ دلا سکتی ہوں؟ بولتی رہو۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ آپ اس میں کیسے آئے؟ آپ نے یہی کام کیوں کیا؟ آپ باقی لوگوں جیسے نہیں۔ میں نے اوروں کو دیکھا ہے، میں جانتی ہوں۔ جب میں بات کرتی ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں۔ جب میں نے پچھلی رات کے چاند کے بارے میں بات کی تو آپ نے چاند کی طرف دیکھا تھا۔ باقی لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ وہ مجھے بولتا ہوا چھوڑ جائیں گے یا دھمکیاں دیں گے۔ کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں۔ آپ ان چند میں سے ہیں
जो मेरे लिए खड़े रहे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप और फायरमैन कितना अजीब है और ये कितना गलत लगता है। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसे दो हिस्सों में चीर दिया हो। वो सर्दी महसूस कर रहा था या गर्मी, या उस पर कपकपाहट तारी थी, या वो साकत था। वो समझने से कासिर था। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे डॉक्टर का वक्त हो गया है बच्चे, भाग जाओ। और वो उसे बारिश में छोड़कर भाग गई। और वो बहुत देर बाद हिला और फिर बड़ी आहिस्तगी से चलते हुए उसने आसमान की तरफ बारिश में चेहरा उठाया, चंद लम्हे के लिए, और मुंह खोल दिया। मशीनी कुत्ता सो रहा था, लेकिन वो कैसे सो सकता था? वो जिंदा था, लेकिन उसकी हल्की बड़बड़ाहट, थरथराहट जिंदा नहीं थी। वो फायर हाउस के एक तारीक गोशे में महवरे आराम था। सुबह की मध्यम मध्यम रोशनी उस हैवान के वजूद पर पड़ रही थी। पीतल और लोहा चमक रहा था। रोशनी खिड़की की बनफशी शीशों से छन्नी होकर उस मखलूक के नाक पर पड़ी थी, जिसके बाल नायलॉन से बने हुए थे। उसकी आठों टांगे रबड़ के पंजों के बल बैठी हुई थी। मोन्टाग पीतल के खंबे पर फिसल गया। वो शहर देखने बाहर निकला था। बादल छट चुके थे। हैवान को देखते हुए उसने एक सिगरेट सुलगाया। ये ऐसे था जैसे एक शहद की मक्खी फूलों के खेतों पर से होकर घर लौटी हो। शहद में उसका जुनून और दीवानगी और खौफनाक ख्वाब महसूस हो, जबकि मक्खी का जिस्म फूलों के रस से दहकता और इसी दीवानगी में खुश हो। हेलो, मुंटाग ने सरगोशी की। हमेशा की तरह जिंदा मुर्दा कुत्ता उसे महसूर कर देता था। जब रातें उकताहट बड़ी होने लगी, ऐसा हर रात ही होता, तो सारे फायरमैन पीतल के खंबे पर से फिसलकर इधर आ जाते। कुत्ते की कुव्वत समाज चालू कर देते और उसे पूरे फायर हाउस में चूहों के ताक़ुब में भगाते। बाजुकात मुर्गियां और बिल्लियां भी, जिनको वैसे ही उन्होंने मार देना होता था। फिर उन चूहों, बिल्लियों और मुर्गियों पर पैसे लगाए जाते कि पहले कौन पकड़ा जाएगा। जानवरों को छोड़ा जाता और 3 सेकंड में खेल खत्म। चूहे, बिल्ली और मुर्गी को आधे रास्ते में ही पकड़ लिया जाता। रबड़ का पंजा मोहरे की भट्टी में फेंक देता और एक बार फिर खेल शुरू। मोन्टाग इस दौरान ऊपर रहना पसंद करता। 2 साल पहले उसने शर्त में पूरे हफ्ते की तनख्वाह हार दी थी। दीवार की तरफ मुंह मोड़े नीचे से आती कहकों की आवाजें, चूहे की मध्यम सरसराहट और कुत्ते की बेआवाज हरकत। मोन्टाग ने कुत्ते की थूकनी पर हाथ फेरा। कुत्ता गुर्राया। मोन्टाग पीछे को उछला। कुत्ता अपने घर से आधा उठा और अपनी सब्ज नीली चमकती हुई आंखों से उसे देखने लगा, जो अचानक ही रोशन हो गई थी। वो फिर गुर्राया। उसकी आवाज में बिजली की छनकार, कड़क और धात की छन छन थी। बाप रे, मोन्टाग ने कहा। उसका दिल उछलकर हलक को आ रहा था। मशीनी कुत्ते की सुई जैसी जुबान निकल रही थी और वो अंदर जाती फिर बाहर निकलती। उसकी गुर्राहट में उबाल आ रहा था और वो उसकी तरफ देख रहा था। मुंटाग पीछे हटा। कुत्ता एक कदम आगे बढ़ा। मुंटाग ने पीतल का खंबा पकड़ा। वो हरकत में आया और उसे ऊपर मंजिल पर ले गया। उसने नामुकम्मल रोशनी में कदम रखा। उसका चेहरा बुरी तरह सफेद था। वो कांप रहा था। कुत्ता नीचे खामोशी से अपने घर में बैठ गया और उसकी हैरत अंगेज टांगे सिमट गईं। वो पहले की तरह बड़बड़ाने लगा और उसकी आंखों में सुकून छा गया। मुंटाग साकत खड़ा रहा। उसने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की। उसके पीछे 4 आदमी सब्ज रंग की रोशनी में ताश खेल रहे थे। उन्होंने उस पर एक नजर डाली और लाताल्लुक बन गए, सिवाय एक आदमी के जिसने सर पर कप्तान की टोपी पहनी थी और उस पर हमा का निशान बना था। तजस्सुस भरे अंदाज में अपने पतले हाथों में ताश के पत्ते पकड़े दूर से ही बोला, मोन्टाग। वो मुझे पसंद नहीं करता, मोन्टाग ने कहा। क्या? कुत्ता? कप्तान ने अपने पत्ते देखे। छोड़ो भी, उसकी कोई पसंद या नापसंद थोड़ी है। वो तो सिर्फ वो काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं। ये एक मिसाइल की तरह है। ये निशाना खुद लेता है और चीर फाड़ करता है। ये है ही क्या सिवाय कुछ तांबे की तारों, बैटरी और बिजली के। मोन्टाग ने थूक निकला। उसके प्रोग्राम के साथ छेड़खानी की जा सकती है। कीमियात के मुरक्कब में तब्दीली की जा सकती है।
بالकुल की जा सकती है। उन सारे केमिकल वगैरह का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है, मास्टर फाइल में। और कोई भी उस तक रसाई हासिल कर सकता है। कोई भी कुत्ते की याददाश्त से खेल सकता है। मिल्फर या एमिनो एसिड की मिकदार कम या ज्यादा कर सकता है। तो शायद किसी ने एक मिकदार में हल्की सी गड़बड़ करके कुत्ते को मेरे पीछे लगा दिया। बकवास, कप्तान ने कहा। उसका मूड खराब हुआ था, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं था। बस इतनी सी तब्दीली हुई कि मेरे छूने से वो भौंका हो। ऐसा कौन करेगा? कप्तान ने पूछा। तुम्हारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है? शायद हो, जिसे मैं नहीं जानता। खैर, मैं कहूंगा कि कोई मैकेनिक कल उसे देख लेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मोन्टाग ने कहा। पिछले माह उसने दोबारा ऐसा किया। हम उसे ठीक करवाएंगे, फिक्र मत करो। लेकिन मोन्टाग अपनी जगह से नहीं हिला। वो अपने घर में रोशनदान की जाली के बारे में सोच रहा था, और उस चेहरे के बारे में जो जाली के पीछे थी। अगर फायर हाउस में किसी को पता चल जाता कि जाली के पीछे क्या है, तो क्या वो कुत्ते को उसके पीछे छोड़ देते? कप्तान उस पर एक सवालिया निगाह डाली और नीचे जाने के रास्ते की तरफ बढ़ गया। मैं सोच रहा था, मोन्टाग ने कहा, कि कुत्ता नीचे बैठे क्या सोचता होगा। वो जिंदा हो रहा है? अगर ऐसा है तो ये ख्याल मुझे खौफजदा कर देता है। मेरा कुत्ता कुछ नहीं सोचता, और हम नहीं चाहते कि वो कुछ सोचे भी। ये नाइंसाफी है, मोन्टाग ने कहा। हम इससे इतना काम लेते हैं, शिकार का, तलाश करने और मारने का, और ये जानता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। बेटी ने आहिस्ता से सांस छोड़ा। सब बकवास है। ये सिर्फ एक माहिर कारीगरी का नमूना है। एक बंदूक जिसका निशाना कामिल है, और हर एक पर चील की सी निगाह रखता है। इसीलिए तो, मुंटाग ने कहा, मैं उसका निशाना नहीं बनना चाहता। कैसे? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? मुंटाग ने आहिस्तगी से नजरें उठाई। बैटी मुसलसल उसी को देख रहा था, जबकि उसका मुंह खुला और वो कहका लगाकर हंसने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिन। और जिस दिन भी वो घर से निकलता, क्लैरस इधर उधर मौजूद होती। कभी वो अखरोट का दरख्त हिलाने की कोशिश करती नजर आती, तो कभी अपने बागीचे में बैठी नीला ऊनी स्वेटर बुनते। 3-4 बार मोन्टेक के दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता होता। कभी अखरोट से भरी छोटी सी थैली, तो कभी खिजा के सूखे पत्ते बड़ी नफासत से एक सफेद कागज पर लगाए उसके दरवाजे पर चमकते होते। हर रोज क्लैरस उसके साथ नुक्कड़ तक चलती। एक दिन बारिश हो रही थी, अगला दिन साफ था। उससे अगले दिन तेज हवा चल रही थी, और उससे अगला दिन साफ और पुरसुकून था। और उससे अगला दिन बड़ा पुरसुकून और गर्म था, जैसे भट्टी जल रही हो। और क्लैरस का मुंह दोपहर में बड़ा सुर्ख लाल हो रहा था। ऐसा क्यों है? मोन्टाग ने एक बार ट्रेन की तरफ जाते हुए कहा। ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें बड़े अरसे से जानता हूँ? क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, उसने जवाब दिया। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और शायद इसी वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम मुझे बूढ़ा महसूस करवाती हो, जैसे मैं तुम्हारा बाप हूँ। अच्छा, तो आप बताएं, उसने पुरजोश अंदाज में पूछा। अगर आपको बच्चे इतने ही पसंद हैं, तो फिर आपकी कोई बेटी क्यों नहीं? पता नहीं, मैं संजीदा हूँ। मेरा मतलब था। वो रुका और सर को नफी में जुम्बश दी। मेरी बीवी, उसे बच्चे नहीं पसंद। लड़की की मुस्कुराहट सिमट गई। मुझे माफ कर दें। मैं सच में समझती थी कि आपको मेरे साथ अच्छा लगता है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। नहीं नहीं, उसने कहा। ये एक अच्छा सवाल है। काफी टाइम से किसी ने इस बारे में नहीं पूछा। किसी और बारे में बात करते हैं। आपने कभी सूखे पत्तों को सूंघा है? उनकी खुशबू दारचीनी जैसी होती है। नहीं? ये लो, सूंघो। क्यों? वाकई एक तरह से दारचीनी है। उसने उसे अपनी शफाफ स्याह आंखों से देखा। आप हमेशा ही चौंक जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं। आपने बिल बोर्ड को देखा, जैसे मैंने कहा था? मेरे ख्याल से हाँ। वो हंसा। आपकी हंसी पहले से बेहतर है। सच में? पहले से ज्यादा पुरसुकून। उसने खुद को बेतकल्लफ और आरामदेह महसूस किया।
तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? मैं हर रोज तुम्हें आवारागर्दी करते हुए देखता हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करते, उसने कहा। वो कहते हैं मैं अलग थलग रहती हूँ और किसी से मिलती नहीं। ये कितनी अजीब बात है, क्योंकि मैं काफी मिलनसार हूँ। अब ये आप पर है कि आप घुलने मिलने और मिलनसार होने से क्या मुराद लेते हैं, है ना? मैं उससे मुराद बातचीत को लेती हूँ, जैसे हम अभी मुख्तलिफ चीज़ों पर बात कर रहे हैं। उसने अखरोट के दरख्त को हिलाया तो कुछ अखरोट उसके बागीचे में गिर गए। दुनिया कितनी अजीब है। इस बारे में बात करना, लोगों के साथ होना अच्छा है, पर मेरा नहीं ख्याल कि लोगों के झुंड में होकर उनसे बात न करना, घुलना मिलना, 1 घंटा टीवी क्लास, 1 घंटा बॉक्सिंग, 1 घंटा बास्केटबॉल या गिल्ली डंडा, दौड़ लगाना, 1 घंटा तारीख पढ़ना, तस्वीरें बनाना और फिर से खेल कूद। लेकिन पता है क्या, हम सवाल नहीं करते, और कम अज कम अक्सर नहीं करते। वो जवाबों को गोलाबारी करते जाते हैं, ठा ठा ठा, और हम ऐसे ही मजीद 4 घंटे पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं। ये मिलना जुलना है। सैकड़ों चिमनियां हैं और सारा पानी डाला और निकाला जा रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कि ये शराब है, जबकि ऐसा नहीं है। वो हमें इतना थका देते हैं कि घर आकर तो हम सो जाएं, या फिर प्लेलैंड जाके गुंडागर्दी करें, या तो जैसे तोड़ फोड़ खेल हो, या फिर गाड़ियों में बैठकर एक दूसरे से रेस लगाएं। शायद मैं वो सब कुछ हूँ जो वो कहते हैं। मेरे दोस्त नहीं हैं, और यही चीज मुझे पागल साबित करती है। पर मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, वो या तो चीख रहे होते हैं, या जानवरों की तरह नाचते हैं, या किसी की पिटाई कर रहे होते हैं। आपने गौर किया है कि आजकल लोग कैसे एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं? तुम बड़ी बूढ़ियों की तरह बोल रही हो। कभी कभार मैं बूढ़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने हम उम्र बच्चों से डरती हूँ। वो एक दूसरे को मारते हैं। क्या ऐसा हमेशा ही है? मेरे अंकल कहते हैं कि नहीं, पिछले साल मेरे 6 दोस्तों को गोली मार दी, 10 गाड़ियों के हादसे में मारे गए। मुझे उनसे खौफ आता है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं उनसे खौफजदा हूँ। मेरे अंकल कहते हैं कि उनके दादा को याद पड़ता है कि उनके ज़माने में बच्चे एक दूसरे को जान से नहीं मारते थे। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तब चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थीं। वो जिम्मेदार लोग थे। मेरे अंकल कहते हैं कि क्या तुम जानती हो, सालों पहले जब ज़रूरत पड़ती, मेरी पिटाई की जाती, हालांकि मैं घर के सारे काम करता था। क्लैरिस ने कहा। पर सबसे ज़्यादा मुझे लोगों को देखना पसंद है। कभी कभार मैं ट्रेन में बैठ जाती हूँ और पूरा दिन लोगों को देखती रहती हूँ कि वो कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। अक्सर मैं पार्क और कहवा खानों में भी जाती हूँ। क्या आप जानते हैं, क्या लोग आपस में बात नहीं करते? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही है। वो गाड़ियों और कपड़ों के बारे में बात करते हैं। वो सब ही यही करते हैं। कोई भी या दूसरे से अलग बात नहीं करता। और अक्सर तो कहवा खानों में मशीनों पर वही रटे रटाए लतीफ़े सुनते रहते हैं, या मौसीकी बजती रहती है। और आप तस्वीरों को देखो तो उनमें रंग हैं, आड़ी तिरछी लकीरें, और बस। मेरे अंकल कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मुसव्वर लोगों को और मुख्तलिफ चीज़ों को पेंट करते थे। तुम्हारे अंकल कितना कुछ कहते हैं। वो यकीनन एक शानदार इंसान होंगे। बिल्कुल, वो ऐसे ही हैं। उन जैसा कोई नहीं। पर मुझे जाना है मोन्टाग। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।